Good afternoon, everyone. Today we will start next topic drawbacks and defects of Western education. जैसा कि हमने देखा 1854 में वुड्स डिस्पैच जो आया उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोशन मिला. ओके, वी नोटिस अ ग्रेजुअल प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न लर्निंग इन इंडिया विच अल्टीमेटली led to a new spirit of rationalism and a new critical outlook in the Indians, which finally led to the emergence of a spirit of nationalism. जैसा कि हमने देखा प्रीवियस जो हमने टॉपिक रीड किया उसमें हमने नोटिस किया कि किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन लर्निंग जो है इंडिया में धीरे धीरे प्रमोट होने लगी, उसका डेवलपमेंट होने लगा. अब जब वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर हम सामने आई तो उसके आने से एक नया क्रिटिकल आउटलुक जो है इंडियंस के माइंड में आया. अब उनके माइंड्स में मीन्स जो उनकी नॉलेज थी, अब वो रैशनलिज्म का मतलब एक तर्कवाद और बुद्धिवाद, मतलब और ज़्यादा उनके माइंड्स जो है अवेयर हो गए. उन्हें अपने की क्या कहाँ किस हद तक उनकी वेस्टर्न एजुकेशन जो है उनके नेशनलिज्म के लिए, उनके राष्ट्रवाद के लिए सही है या नहीं. और कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, भावना थी, वो लोगों के माइंड में अवेयर हुई. ठीक है, एक नेशनलिज्म की जो थिंकिंग थी उसका जन्म हुआ. चैम्पियनिंग ऑफ सेल्फ रूल एंड सेल्फ रिलायंस. सेल्फ मतलब आत्मनिर्भर बनने की, और खुद का किस तरह से इंडियंस रूल कर सकते हैं, इन सभी की भी जो कहीं ना कहीं इंडियंस के माइंड में ये सब चीज़ें क्रिएट होने लगी. इट डजेंट मीन दैट वेस्टर्न लर्निंग वाज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनलिज्म. इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न एजुकेशन के आने से जो है सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनलिज्म के लिए जो एक मतलब राष्ट्रवाद की जो एक फीलिंग थी इंडियंस के माइंड में, वो वेस्टर्न एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा प्राइमरी रिसोर्स था. ये नहीं है इसका मतलब सिर्फ ये है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको बढ़ावा कहीं ना कहीं वेस्टर्न लर्निंग के आने के बाद लोगों में एक सोचने समझने की जो शक्ति थी, पावर थी, वो इंक्रीज़ हुई. बट क्या सही है उनके लिए, क्या गलत, ये सब चीज़ें उन्हें समझ आने लगी. बट इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट इन फोस्टरिंग द अवेयरनेस ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसके आने के बाद कहीं ना कहीं अवेयर हो गई पीपल, और उन्हें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर, कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से किस तरह से हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी धीरे धीरे उसका सारा फ़ायदा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता जा रहा था, और धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमिक डाउन जा रही थी. मीन्स इंडियन जो आर्थिक एक फैसिलिटी होती है, इकोनॉमिकली जो स्टेटस स्ट्रॉन्ग होता है, वो इंडियंस का स्ट्रॉन्ग ना होकर ब्रिटिश जो है स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे. तो इन सभी के बारे में भी मतलब कैटलिस्ट का मतलब होता है एक मुख्य स्रोत या एक उत्प्रेरक या मोटिवेशन के रूप में भी इस वेस्टर्न लर्निंग ने मतलब लोगों के माइंड में एक जागरूकता जगाने का काम भी किया. ठीक है, दीज वर सम मेजर डिफेक्ट्स इन द एजुकेशन सिस्टम अंडर द ब्रिटिश. देखिए, कुछ मेजर डिफेक्ट्स थे ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर. कौन से वो मेजर जो है डिफेक्ट्स थे? वो थे, फर्स्ट, द न्यू एजुकेशनल सिस्टम नेग्लेक्टेड द एजुकेशन ऑफ द मासेस. जो नया एजुकेशनल सिस्टम स्टार्ट किया था वेस्टर्न एजुकेशन वाला, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुंच इसकी नहीं थी. ज़्यादा जनता तक इस नॉलेज, इस एजुकेशन को नहीं पहुंचाया जा रहा था, जो इसका एक मेजर डिफेक्ट था. The new educational system neglected the education of the masses. Okay, and the English medium education completely neglected the study of the Indian literature, history, law and philosophy. अब जो ये इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर, वो इंडिया के लिटरेचर को, इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया का जो लॉ, वो यहाँ की जो फिलॉसफी,
इन सभी को पूरी तरह से निग्लेक्ट करता था, इग्नोर करता था। सिर्फ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जो है, इंडियन कल्चर, ओके, इंडियन सिस्टम, इसी चीज़ को हाईलाइट करता था और इसी की लर्निंग या इसी की इंफॉर्मेशन, नॉलेज देता था। एजुकेशनल सेंटर्स were located mainly in urban area, so the rural population could not avail the education facility. जो एजुकेशनल सेंटर्स ओपन किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, वो ज़्यादातर अर्बन एरिया, शहरों में किए गए। जो रूरल पॉपुलेशन थी, जो रूरल मतलब जो विलेज में रहने वाले पीपल थे, उन तक ये वेस्टर्न एजुकेशन फैसिलिटी नहीं पहुंच पाई। नेक्स्ट, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वर निग्लेक्टेड। जो गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन थी वो भी, उसको भी इग्नोर कर दिया गया। द फ्यू इंस्टीट्यूशन दैट हैड बीन सेट अप ओनली इमिटेटेड द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखिए, जो भी कुछ थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट ओपन किए गए थे, ओके, तो इसका मतलब मेन मोटिव क्या था? सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन की सेम यहाँ कॉपी करना। दैट डिडंट मैच द नीड्स ऑफ द कंट्री। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम यहाँ स्टार्ट किया गया, इसका सिर्फ सेम जैसे वहाँ एजुकेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में दी जाती थी, सेम यहाँ उसी को कॉपी करना था। इनका कंट्री के लोगों की, इंडियंस की क्या नीड्स है, उससे इनका कोई मैच नहीं था, कोई लेना देना नहीं था इनका इंडियन की नीड्स से। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स एज एजुकेटर्स। जो शिक्षक रिफॉर्मर्स के रूप में हमारे सामने आए, मीन्स जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सनालिटी एज ए रिफॉर्मर्स के रूप में हमारे सामने आए, उन सभी के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। रिफॉर्मर्स मीन्स क्या होता है बेटा? वो पर्सन, ठीक है, वो पर्सनालिटी, वो पर्सन जिन्होंने इंडिया के अंदर जो भी सोशल इविल थी, सामाजिक बुराइयाँ फैली हुई थी, उन सभी सोशल इविल को उनमें कुछ चेंजेस किए और उन सोशल इविल्स को ख़त्म करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, वो पर्सन रिफॉर्मर्स कहलाए। मोस्ट इंडियन रिफॉर्मर्स ऑफ दिस टाइम वर क्लोजली रिलेटेड विद एजुकेशन। उस टाइम पीरियड पर इंडियन रिफॉर्मर्स जो थे, ज़्यादातर वो एजुकेशन से रिलेटेड थे, एजुकेटेड थे। ऑल्दो दे ऑल एग्रीड दैट वेस्टर्न एजुकेशन वॉज गुड फॉर अवेकनिंग द इंडियन माइंड्स। हालांकि इनका मतलब मानना था इन रिफॉर्मर्स का कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडियन माइंड्स, इंडियन लोगों के अंदर एक अच्छी एक फीलिंग, मतलब कहीं ना कहीं एक जागरूकता, एक उनको जो बुरी उनकी सामाजिक बुराइयां हैं उनसे बाहर निकालने का एक वे है, उन्हें सही गलत की शिक्षा देने का एक वे है, ऐसा मानना था इन सभी रिफॉर्मर्स का। दे ऑल फेल्ट दैट इट इग्नोर्ड इंडियन कल्चर कम्प्लीटली। हालांकि इन्हें ये पता था, वो भी ये फील करते थे कि जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडियन कल्चर को पूरी तरह से इग्नोर करती है। ठीक है, हियर आर सम इंडियन रिफॉर्मर्स हु मेड सम सिग्निफिकेंट एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ हम कुछ ऐसे इंडियन रिफॉर्मर्स, समाज सुधारकों की बात करेंगे, भारतीय सुधारकों की, जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए। फर्स्टली हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन 1772 इन एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली ऑफ बंगाल। राजा राम मोहन रॉय जो थे, इनका जन्म बेटा 1772 में बंगाल की एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुआ। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है बेटा अपनी जो भी कल्चर या अपना जो भी उनका मतलब रिलीजन से रिलेटेड हो गया या अपने रीति रिवाजों से रिलेटेड हो गया, ठीक है, अपनी परंपराओं से रिलेटेड हो गया, उन सभी को लेकर जो चेंज नहीं होते, जो कट्टरवादी होते हैं। ऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टरवादी जो होते हैं, जो अपने पुराने परंपराओं को चेंज जल्दी से नहीं करते। ठीक है, ही वॉज अ वेल एजुकेटेड इंडियन हु रिसीव्ड हिज एजुकेशन इन संस्कृत एट बनारस। ये अच्छे पढ़े लिखे भारतीय थे
और इन्होंने अपनी संस्कृत की जो एजुकेशन थी वो बनारस से कंप्लीट की, और जो इनकी अरेबिक और पर्शियन एजुकेशन थी वो इन्होंने पटना से कंप्लीट की। ही इस्टेब्लिश द हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कैलकाटा में की 1817 में, अलॉन्ग विद द स्कॉटिश स्कॉलर। किसके साथ मिलकर? डेविड हैरे एंड स्कॉटिश मिशनरी थे अलेक्जेंडर डव, इनके साथ। ओके, इन 1825 ही फाउंडेड द वेदांता कॉलेज। इन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज जो है ओपन कराया, जहाँ पर इस वेदांता कॉलेज के अंदर इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन के कॉम्बिनेशन के थ्रू लर्निंग कराई जाती थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए, एक बंगाली में और एक पर्शियन लैंग्वेज में। इन ऑर्डर टू रन हिज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स ही फाउंडेड द ब्रह्मो सभा इन 1828। अब इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के लिए एक ब्रह्मो सभा की 1828 में इसको सेटअप किया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। ओके, नेक्स्ट रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही बोर्न इनटू अ पुअर ब्राह्मण फैमिली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो एक गरीब ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है, जो कि एक ग्रेट स्कॉलर मतलब बहुत अच्छे विद्वान, टीचर और सोशल रिफॉर्मर थे। ही एक्सेल्ड इन संस्कृत लर्निंग। ये संस्कृत लैंग्वेज के अच्छे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मतलब एक स्कॉलर थे, एंड वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा फॉर अ फ्यू ईयर्स। कुछ सालों के लिए इन्हें हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी अपॉइंट किया गया। ही अपोज सोशल इवेल्स, और ये इंडिया के अंदर जो भी सोशल इवेल्स थी, सामाजिक बुराइयाँ, उन सभी कौन सी सामाजिक बुराइयाँ? चाइल्ड मैरिज, पोलोगेमी। पोलोगेमी क्या होता है बेटा? जब कोई भी एक हस्बैंड एक से ज़्यादा वाइफ रखता है, मीन्स एक से ज़्यादा शादियाँ करता है, मैरिज करता है, तो उसे पोलोगेमी कॉल किया जाता है। तो इंडिया के अंदर जो सोशल इवेल्स फैली हुई थी, चाइल्ड मैरिज हो गया या पोलोगेमी हो गया, पॉलीगेमी हो गया, ठीक है, इन सभी को इन्होंने रिमूव करने में हेल्प की। ही वेज्ड अ लॉन्ग बैटल फॉर विडो रीमैरिज एंड फाइनली गॉट द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड इन 1856। देखिए बेटा, ये जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे, इन्होंने विडो रीमैरिज को लेकर बहुत वेज का मतलब होता है कैरिड ऑन। इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट के लिए बहुत लंबी लड़ाई जो है लड़ी, और फाइनली उन्हें विडो रीमैरिज एक्ट के थ्रू 1856 में एक सक्सेसफुल अचीवमेंट मिली। विडो रीमैरिज में क्या था कि पहले क्या था, विधवाओं का जो विवाह था, एक बार अगर मान लीजिए किसी लेडी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो दोबारा उसको रीमैरिज की परमिशन नहीं थी। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर ने एफर्ट्स किए और 1856 में महिलाओं को भी दोबारा से शादी करने का मतलब पुनर्विवाह करने का जो राइट है मिल गया। ही फेवर्ड वीमेंस एजुकेशन। ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे, इन्होंने जो वीमेंस थी उनकी एजुकेशन को भी सपोर्ट किया, उनको भी फेवर किया, एंड स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल, और इसीलिए इन्होंने गर्ल्स स्कूल ओपन कराए, द बेथुन स्कूल इन 1849 इन एसोसिएशन विद J.E.D. बेथुन, द प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने बेथुन स्कूल्स जो हैं गर्ल्स के लिए ओपन कराए, ठीक है। J.E.D. बेथुन जो थे वहाँ के उस एजुकेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आता है रिफॉर्मर्स। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वाज अ प्रोमिनेंट, ये एक महान एक प्रसिद्ध जो है रिफॉर्मर हैं। थियोसॉफिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो गॉड के बारे में अपनी मेडिटेशन, प्रेयर, अपनी प्रार्थना या ध्यान के थ्रू गॉड के बारे में जानने की कोशिश करता है। विमेंस राइट एक्टिविस्ट, ये एक विमेन महिलाओं के अधिकारों के लिए
आवाज़ उठाने वाली एक आंदोलनकारी थी। राइटर एंड स्पीकर, एक्टिविस्ट भी थी ये। एक्टिविस्ट का मतलब होता है आंदोलन करने वाली, और राइटर भी थी और स्पीकर भी थी, जो महिलाओं के फेवर, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाई जिन्होंने। शी ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। इन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स में भी अपना मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ज्वाइनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इंडिया की पॉलिटिक्स, वहाँ पर भी उसको भी ज्वाइन किया। इन 1908 एनी बेसेंट बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये जो एनी बेसेंट थी 1908 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी। एनी बेसेंट फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल। इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है बनारस में स्टार्ट किए, विच लेटर बिकम, बाद में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट बन गए, जो कि मदन मोहन मालवीय के थ्रू रन किए गए। ठीक है, नेक्स्ट रिफॉर्मर आते हैं दयानंद सरस्वती। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज included a feeling of self-respect and self-reliance among the people and promoted nationalism. आर्य समाज जो है वो लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस, उन्हें मतलब आत्मनिर्भर और उनकी खुद की अपनी नज़रों में एक अपने आप को सुपीरियर और एक स्ट्रॉन्ग समझना, ठीक है, और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की जो एक फीलिंग लोगों के दिलों में जो क्रिएट की, वो दयानंद सरस्वती मतलब आर्य समाज के थ्रू की गई। दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। दयानंद सरस्वती's most outstanding contribution was establishing a number of Dayanand Anglo-Vedic schools and colleges all over India. दयानंद सरस्वती जो है इन्हीं के नेम पर डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस इंडिया के अंदर ओपन किए गए। स्वामी विवेकानंद, नेक्स्ट रिफॉर्मर। ही वॉज born as Narendranath Datta on 12th January 1863 at Calcutta. He studied Western philosophy in the Scottish Church College. ये जो है इनका जो नेम था वो नरेंद्र नाथ दत्ता था। ऑन 12th जनवरी 1863 में ये बॉर्न हुए कैलकाटा में, और इन्होंने अपनी ही स्टडीड वेस्टर्न फिलोसफी, इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी जो है स्कॉटिश चर्च कॉलेज से, कैलकाटा में जो था वहाँ से इन्होंने गेट की। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की डेथ के बाद मोंक बनकर जो है उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड किया, फैलाया। ही फाउंडेड द रामकृष्णा मिशन, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की 1897 में। टू कैरी ऑन द ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क, ताकि वो मानवता के फेवर में और सामाजिक कार्य कर सकें इस मिशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियंस। इन रिफॉर्मर्स के अलावा कुछ इनिशिएटिव इंडियंस मतलब कुछ इंडियंस ऐसे भी आए जिन्होंने अपने आप आगे आकर इंडिया के लिए कुछ अच्छे वर्क करने की सोची। सतीश चंद्र मुखर्जी फाउंडेड द डाउन सोसाइटी इन 1902। सतीश चंद्र मुखर्जी जो थे उन्होंने डाउन सोसाइटी की 1902 में एक सेंटर के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में उसको इस्टेब्लिश किया। इन 1906 सतीश चंद्र सेटअप द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। 1906 में सतीश चंद्र जो थे उन्होंने एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी सेटअप की। ही ऑल्सो सेटअप बंगाल नेशनल स्कूल, इन्होंने बंगाल में नेशनल स्कूल और कॉलेजेस भी अंडर इट एट कैलकाटा विद श्री अरबिंदो एज
द फर्स्ट प्रिंसिपल। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अंडर इन्होंने बंगाल में नेशनल स्कूल और कॉलेजेस जो है उनको स्थापित किया, और सर औरोबिंदो जो थे उन्हें जो है वहाँ के फर्स्ट प्रिंसिपल बने। आफ्टर 1920 द आइडिया ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन बिकेम वेरी पॉपुलर। 1920 के बाद जो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन का आइडिया था ये धीरे धीरे फेमस पॉपुलर हो गया। इंस्टीट्यूशंस लाइक, और इस तरह कई इंस्टीट्यूट ओपन हुए जैसे कि काशी विद्यापीठ, शांति निकेतन एंड जामिया मिलिया इस्लामिया वर सेटअप। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी। वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। महात्मा गांधी जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। ही वॉन्टेड एन एजुकेशन दैट वुड हेल्प इंडिया टेक प्राइड इन हर पास्ट। वो ऐसी एजुकेशन चाहते थे जो इंडिया के लोगों को उन्हें उन पर गर्व करने के लिए, कि मतलब इंडियन अपने पास्ट पर गर्व करें, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन को लर्न करके इंडियन पास्ट को भुला दें और इंडियन पास्ट को इन्फीरियर माने। ठीक है, तो मतलब ये महात्मा गांधी चाहते थे कि वो इंडियन जो है अपने पास्ट की जो भी उनकी लर्निंग या टीचिंग जो भी चीज़ें हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करें, उन पर गर्व करें। ही प्रोपगेटेड नई तालीम। देखिए इन्होंने, प्रोपगेटेड का मतलब होता है प्रचार करना है। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने नई तालीम को इंट्रोड्यूस किया, थ्रू विच ही वांटेड ऑल स्टूडेंट्स टू लर्न अ क्राफ्ट। ये इस नई तालीम के थ्रू ये चाहते थे कि वो सभी विद्यार्थियों को एक क्राफ्ट सिखाएं, मतलब हैंडी क्राफ्ट सिखाएं, हाथ से खुद उनको अपना वर्क करना, कुछ ऐसी इनको कोर्सेज सिखाई जाएं बच्चों को, विद्यार्थियों को, जो कि उन्हें उनके खुद के हाथ से प्रैक्टिकली वो उस चीज़ को करके देखें, सीखें, ताकि सो दैट दे कुड बी सेल्फ सफिशेंट, ताकि वो आगे चलकर सेल्फ सफिशेंट बनेंगे, एंड डेवलप अ सेंस ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर, और उन्हें लेबर की रिस्पेक्ट करनी आएगी। मतलब एक वर्क की क्या वैल्यू, कीमत होती है, और खुद वो सेल्फ स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, और आगे चलकर अपना कोई भी जब वो जॉब करेंगे तो उन्हें इस चीज़ में अपनी जॉब करने में भी उससे हेल्प मिलेगी। इसीलिए महात्मा गांधी वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट आए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर established the विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। He wanted to combine the elements of Western and Indian education system. देखिए इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन प्लेस में ओपन की, और ये जो है वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन का कॉम्बिनेशन चाहते थे। ही इम्प्लीमेंटेड ओपन एयर, और इनका मानना था कि जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, वो ओपन एयर, खुली हवा में प्रोवाइड की जाए, ना कि बंद स्कूलों में। एजुकेशन एज अपोज टू बीइंग क्रैम्ड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम। ये 4 कमरों के, मतलब 4 दीवारी के भीतर क्लास, एक बंद कमरे के अंदर जो टीचिंग या एजुकेशन दी जाती है, ये उसके बिल्कुल अपोज थे, उसके विपरीत थे, अगेंस्ट थे। स्टूडेंट्स एट शांति निकेतन वर टॉट आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड कोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शांति निकेतन में जो भी यहाँ स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को कला से, संगीत से और नृत्य, जो डांस फॉर्म या साइंस या टेक्नोलॉजी की जो भी लर्निंग शिक्षाएं हैं वो दी जाती थी। ओके, अब आती है केस स्टडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। इन अलीगढ़ मॉडर्न एजुकेशन बिगन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ में न्यू एजुकेशन एफर्ट्स, मतलब एजुकेशन के अंदर भी न्यू जो एक मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट की गई, किनके एफर्ट से? सर सैयद अहमद खान के एफर्ट से। ही वॉन्टेड टू रिमूव द बैकवर्ड्स ऑफ मुस्लिम्स। ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो भी पिछड़ापन था उन सभी को रिमूव करना चाहते थे।
हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, इनकी जो सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो क्या थी, मतलब सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि जो थी वो क्या थी, वॉज दैट सेटिंग अप ऑफ द मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़। इन्होंने अलीगढ़ में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है सेटअप किए 1875 में, विच इम्पार्टेड एजुकेशन इन साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स। यहाँ पर साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती थी। द मीडियम ऑफ टीचिंग इन दिस कॉलेज वाज इंग्लिश। दिस कॉलेज इज़ नाउ कॉल्ड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज इस यूनिवर्सिटी का नेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ठीक है।